हेलो, सो लेट्स स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। इसमें मेरे एक आयनिक इक्विलिब्रियम बचा है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक केमिकल काइनेटिक्स। बाकी सब हो गए हैं, बाकी सब चैप्टर्स हो गए हैं। लाइक मोल हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, सोल्यूशन हो गया, रिडॉक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, और ये थर्मो भी हो जाएगा। इसके बाद ये 3 बच जाएंगे इसमें आयनिक के। तो फिर देखते हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक पे जाते हैं। इनऑर्गेनिक रिवाइज करते हैं, फटाफट ही करते हैं। टारगेट रख दे कि 2 घंटे में हमारा थर्मो पूरा का पूरा हो जाए। थर्मो ये फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी बीच है जो ऐसी ब्रांच जो एनर्जी के और उसके चेंज को अलग अलग प्रोसेस में कैसे हो रही है उसको। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें हम रिएक्शन कराते हैं, बाकी सब उसके आगे पीछे की सराउंडिंग होती है। मैं एक खाली स्क्रीन लेती हूँ, आई थिंक उस पर ज़्यादा अच्छे से मेरा हो सकेगा क्लियर। या हाँ, तो देखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री है क्या, थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मतलब हीट, डायनामिक मतलब उस हीट का फ्लो। ये हीट है और ये उस हीट का फ्लो है। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, एक ये बात है। उसके बाद एक हमारे पास सिस्टम होता है, बाकी सब हमारे पास क्या होती है, सराउंडिंग। जिस बीकर या जिस सीरीज में हम रिएक्शन कर रहे हैं वो सिस्टम है, उसके आगे पीछे का सब क्या है, सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम यूनिवर्स का वो एरिया जहाँ हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। सराउंडिंग उसके अलावा यूनिवर्स में जो भी है वो सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिलाकर क्या बन जाता है, हमारा यूनिवर्स बन जाता है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, सराउंडिंग है, ये कुछ एक वॉल से सेपरेटेड है। तो ये जिस वॉल से सेपरेटेड है, ये वॉल 2 तरह की होती है। या तो ये वॉल होगी एडियाबैटिक, या तो ये वॉल होगी डायाथर्मिक। अगर वॉल डायाथर्मिक है, इसका मतलब ये हीट को क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है। और अगर एडियाबैटिक है तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। डेल्टा क्यू, हीट का एक्सचेंज 0। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इन दिस केस। ओके, फाइनली डन। और सिस्टम भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ होते हैं ओपन सिस्टम, कुछ होते हैं क्लोज सिस्टम, कुछ होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें सराउंडिंग और क्या कहते हैं सिस्टम के बीच में हीट का और टेम्परेचर का बहुत आदान प्रदान है। लाइक हीट यहाँ से यहाँ जा रही, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ, तो वो हीट और टेम्परेचर का वो, तो दिस इज अ डायाथर्मिक वॉल। ओपन में अगर वॉल है भी तो सॉरी, ओपन में कोई वॉल ही नहीं होती। क्लोज में क्या होता है, मतलब ओके, सो ओपन में क्या होता है, मैटर का भी एक्सचेंज होता है और हीट का भी एक्सचेंज होता है। क्लोज में क्या होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट का एक्सचेंज लेकिन हो जाता है। तो इसमें क्लोज में जो वॉल होगी वो किसकी होगी, डायाथर्मिक की होगी। फिर आता है आइसोलेटेड, जिसमें एडियाबैटिक वॉल होती है, ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है और ना ही हीट का एक्सचेंज होता है। तो ये 3 तरह के इसमें वो हैं। तो मैं जो शॉर्ट नोट्स फिजिकली मतलब ऐसे नोटबुक पर बना रखा हूँ, let me write all of this on the slide जब मैं अगली बार रिवाइज करूँ तो it would be easy for me, it should be easy for me. Here we have it. वर्क डन बाय द, ये सब तो लिख रखा है। सिस्टम सराउंडिंग, ओपन में क्यू भी एक्सचेंज होता है और फिर मास भी, इसमें सिर्फ क्यू, इसमें नथिंग। डायाथर्मिक वॉल, you can skip the video where I start speaking again. ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, वॉल 2 तरह की। ठीक है, और सिस्टम की ये वॉल की बाउंड्री कैसी होगी, या तो डायाथर्मिक या एडियाबैटिक। वॉल जो है वो या तो रिजिड होनी चाहिए, जहाँ है वही रहे, या मूवेबल होनी चाहिए यहाँ से वहाँ। ठीक है, अगर सिस्टम है तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। ओपन में मास भी, एनर्जी भी, बाउंड्री को ली होती है, हीट कंडक्टिंग। इसमें क्लोज और उसमें भी क्लोज। सिस्टम या तो होमोजेनस होता है या हेट्रोजेनस। होमोजेनस जिसमें सबका जो फेज है वो सेम, हेट्रोजेनस जिसका सबका फेज अलग अलग। ठीक है,
उसके बाद पैरामीटर्स क्या होते हैं सिस्टम के, हीट और वर्क जो है ये दो अलग होते हैं। अब इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्टेट वेरिएबल होते हो आप, यहाँ एक पाथ वेरिएबल होते हो। वो प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल दोनों पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ये जैसे यू एच, इनको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। ये डेल्टा वाले जितने भी हैं स्टेट फंक्शन में आते हैं, इनको पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियली क्या थे आप और आप फाइनली क्या हो, सिर्फ इस पे मैटर करता है कि आप इनिशियली कहाँ थे और अब आप फाइनली कहाँ हो। यू ओनली मैटर ऑन दैट, इनिशियली कहाँ थे फाइनली कहाँ, ठीक है। पाथ फंक्शन जो है वो होता है जो पाथ क्या लिया आपने उस पर पूरे पे डिपेंड करते हो। तो इसमें दो आ जाते हैं, क्यू और डब्ल्यू, हीट और वर्क। हीट और वर्क जो है ये पाथ फंक्शन है और बाकी वाले सब क्या है वो स्टेट फंक्शन है। सो डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, है ना, ऑल टुगेदर ऑल ऑफ them, ओके। सो या सो एक बार यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं कि पाथ फंक्शन क्या होता है और स्टेट फंक्शन क्या होता है। पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ लिया, जो कि है वर्क एंड हीट। यही दो एग्जांपल हैं इसकी, वर्क और हीट। स्टेट फंक्शन जो पाथ के तो इंडिपेंडेंट होता है, बट इस पर डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल स्टेज क्या थी और फाइनल स्टेज क्या थी। जैसे डेल्टा यू, क्यू, डेल्टा क्यू कह रही हूँ, सॉरी, डेल्टा 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 जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड ऑल दैट, ओके। चलो अब कुछ बेसिक टर्म। रिजिड वॉल आपको पता है, वो वॉल जिसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड है। नॉन रिजिड वॉल जिसकी बाउंड्रीज मूवेबल है। एडियाबैटिक जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। डायथर्मिक जिसमें हीट एक्सचेंज हो सकती है। जैसे एयर एक फ्लेक्सिबल बलून में है एक रूम में, तो उसकी वॉल्स भी फ्लेक्सिबल हैं, बाउंड्री लेकिन फिक्स है रूम की। बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग, एडियाबैटिक कंडक्टिंग, थर्ड कंडक्टिंग है। ओ इसमें मैटर एक्सचेंज हो रहा है, गर्म हो तो कम, ये आइसोलेटेड वैसे है। कुछ बेसिक टर्म, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, सब एक फेस में है तो होमोजेनस, अलग अलग में है तो हेट्रोजेनस। जैसे प्योर सॉलिड और ये कांटेक्ट में आना, ये सब इसमें हम पढ़ते हैं हीट को और हीट एनर्जी के अदर फॉर्म्स को। सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, या सिस्टम इज सेड टू बी हेट्रोजेनस व्हेन इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। System that cannot exchange both energy and matter is called isolated. Rigid wall, no movable, immovable, rigid A. Closed system, exchange of energy only. No rigid wall, movable. तो इस तरह से you can solve it. An isolated system is in which there is no exchange of energy and mass with the surrounding. A system that can exchange only energy but cannot exchange matter, जो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता सराउंडिंग से, उसे क्लोज सिस्टम कहते हैं। स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट फंक्शन वो जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टोटल इंटरनल एनर्जी, जिप्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी हो, ये सब स्टेट फंक्शन है। पाथ जो करते हैं उनमें सिर्फ दो एग्जांपल है, एक हीट और दूसरा वर्क डन। पाथ फंक्शन सिर्फ दो हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, एक हीट और दूसरा वर्क डन। जो इनिशियल और फाइनल पे करते हैं वो स्टेट फंक्शन जो वैल्यू डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, इनिशियली क्या थी फाइनली क्या है। नॉट अ स्टेट फंक्शन वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, फॉल्स है ये तो, वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन, सब कुछ या वर्क एनर्जी के अलावा, वर्क और हीट के अलावा। अब ये देखो, अब इसमें आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। एक बार 200 पेज हैं इस वाले PDF में, कम से कम 182 तो रह गए हैं। ऑलमोस्ट है। चलो इसको फटाफट खत्म हो जाएंगे तो मुझे पता ही है। अब देखो एक बार एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझ लो।
जो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ होती है ना, इसमें दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो जो डिपेंड करती है साइज पे और मास पे। एक्सटेंसिव जो इंडिपेंडेंट होती है मैटर के, प्रेशर हो गया जैसे, टेम्परेचर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब जो है ये इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट है वो सारी एक्सटेंसिव में और जो इंडिपेंडेंट है वो इंटेंसिव में। तो जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सारी क्या होंगी, इंटेंसिव। जिससे प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को, मेल्टिंग पॉइंट को, डेंसिटी को, ये सब है ना, ये हो गई नॉन एडिटिव। जिनको ऐड क्या मतलब क्या ही ऐड, क्या ही दो चीज़ें मिला के आप प्रेशर बना लोगे। डिपेंडेंट हो गई जैसे मास, वॉल्यूम, ठीक है। और ये भी है, दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करोगे तो एक इंटेंसिव आएगी। उसके बाद हीट कैपेसिटी, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दोनों इंटेंसिव है, ये क्या आएगी, एक्सटेंसिव। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट। तो इधर पढ़ते हैं इन लोगों ने क्या बोल रखा है इसके बारे में। इंटेंसिव वो जो इंडिपेंडेंट है मैटर या मास और सबके, नॉन एडिटिव होती है नेचर में। एक्सटेंसिव को हम ऐड कर सकते हैं, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, टेम्परेचर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, मोलर वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है, स्पेसिफिक मतलब मास से डिवाइड कर दो, एंथैल्पी डिवाइडेड बाय मास। एंथैल्पी इज व्हाट, एक्सटेंसिव, मास इज व्हाट, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, extensive divide by extensive, intensive, extensive divide by mass is also intensive. So anything that is being divided by mass is also, because mass is also extensive now. Depend upon mass and internal energy, entropy, enthalpy, mass, volume, Gibbs free energy. Volume, mass, enthalpy, entropy, internal energy. जो नहीं डिपेंड कर रही मास या साइज पे सिस्टम के, जो डिपेंड कर रही है मास और सिस्टम ऑफ साइज पे। अब जैसे ये सवाल है जिसमें सिर्फ एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव कौन है, क्या कहते हैं, जो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट में हमें ये तो पता है कि वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट, तो ये इसमें टेम्परेचर और प्रेशर ये नहीं है डिपेंडेंट, इसमें मोल भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, नहीं मोल है, डेंसिटी नहीं है, नहीं मोल नहीं है, मोल नहीं है, हीट कैपेसिटी इनका पता नहीं मुझे, एंट्रोपी तो नहीं है, इट इज़ एन इंटेंसिव, हीट कैपेसिटी का नहीं पता। विच ऑफ द स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, इज़ एन एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब विच आर डिपेंडेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर इंटेंसिव, इंटेंसिव, इंटेंसिव। थर्मो वर्ड जो आया है इसका मतलब है, थर्मो मतलब हीट और डायनामिक्स मतलब फ्लो, तो हीट का फ्लो। ये ऐसी ब्रांच है जो हीट और उसकी एनर्जीज के साथ फॉलो करती है। टोटल एनर्जी कितनी है, कितनी नहीं, एप्लीकेशन क्या है इसकी, एनर्जी कितनी इन्वॉल्व हो रही है रिएक्शन चेंज में, इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन के थर्मोडायनामिक्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्शन कहाँ जाएगी वो हम डिवाइड कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स कुछ लॉज हैं जो सिस्टम पे अप्लाइड हो सकते हैं, पूरे के पूरे एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे अप्लाई नहीं हो सकते। थर्मोडायनामिक्स में हम टाइम नहीं कैलकुलेट कर सकते कि केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करने में कितना लगा है। लेट्स कम टू द हीट पार्ट, द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द हीट पार्ट। जो पार्ट अब हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, हीट। तो अब तक हमने पढ़ लिया डेफिनेशन क्या है सिस्टम सराउंडिंग की, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, वॉल्स कौन कौन सी हैं, स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। नाउ लेट्स कम टू द हीट पार्ट। हीट का जो बेसिक इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। हीट इज इक्वल टू क्यू, इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। क्यू इज इक्वल टू सी विच इज़ हीट कैपेसिटी डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू सी टी, क्यू इज इक्वल टू एन molar heat capacity into delta T. M is here amount of substance, N is here number of moles, और Q is equal to MS delta T. Q is equal to ML. This is
what we call it, amount of substance into latent heat, amount of substance into specific heat capacity into delta T, और specific heat capacity ये है और ये molar heat capacity है। तो ये हीट के 2-4 फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। मुझे लगा था प्रोसेसेस पहले पढ़ेंगे, तो हीट ही पढ़ लेते हैं। चलो, हीट एक ऐसी फॉर्म है जिसमें बॉडी फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इट इज़ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉन डायरेक्शनल। और स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन कोई पूछे डायरेक्टली पाथ फंक्शन, क्योंकि इसमें पाथ पे हम डिपेंड करते हैं। सिर्फ हीट और वर्क ही ऐसे दो हैं जो पाथ फंक्शंस हैं। लो क्वालिटी ऑफ एनर्जी है इसमें। साइन कन्वेंशन, जब व्हेन हीट रिलीज्ड, मतलब जैसे एक्सोथर्मिक है तो उसमें एच जो है वो नेगेटिव आता है। जब हीट उसको दी जाती है एंडोथर्मिक, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब इसमें दो तरह की हीट होती है, QL लेटेंट हीट और QS सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट वो हीट है जो हमें चाहिए होती है एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी की स्टेट चेंज करने के लिए, और सेंसिबल हीट वो है जो हमें चाहिए होती है पूरे के पूरे बिना फेज को चेंज करे टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। एक कैलोरीज 4.2 जूल, ये तो पता है सबको। 4.2 जूल है कैलोरी और ये सब। लेटेंट हीट QL का फॉर्मूला क्या होता है, ML होता है बेसिकली। देखो, फ्यूजन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, L फ्यूजन, L वेपोरेशन, इन सब में एंडोथर्मिक टेम्परेचर हमें देना पड़ता है खुद। फ्यूजन में, वेपराइजेशन में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टेम्परेचर रिक्वायर्ड, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड। देखो, QL इज इक्वल टू ML। M जो है वो मास हो गया और L जो है वो हो गया जूल बाय ग्राम। तो L जो है वो हमें शायद दिया होता है L फ्यूजन। ये जिसमें दिया हुआ आपका आंसर उसमें, और इसमें एक और फ्यूजन और वेपराइजेशन एंडोथर्मिक होता है। सेंसिबल हीट QS, टेम्परेचर के बढ़ने पे हीट हमें देनी पड़ती है Q पॉजिटिव, और टेम्परेचर के कम होने पे हीट रिलीज होती है, दैट इज Q नेगेटिव। अब देखो, जैसे ये 0 डिग्री पे पानी था, इसको 20 डिग्री पे करा, तो इसको हमने बॉईल करा, कुछ तो हीट दी ना हमने। तो जैसे हमने हीट दी, वो हीट कितनी दी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा T।
ये हम इसको क्या कर रहे हैं, ज़ीरो, इसको हमने क्या करा, मेल्ट करा, तो एन आइस इज इक्वल टू एल ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन भी एंडोथर्मिक। ये एनसीईआरटी का सवाल है, लेट्स सॉल्व इट। अब इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इससे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमें बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब क्यू ढूंढना है, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेज करना है, ये डेल्टा टी है। सो डेल्टा टी चाहे तुम सेल्सियस में निकालो चाहे केल्विन में निकालो उतना ही आएगा। इसका डेल्टा टी आएगा 20 क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी। अब और क्या दिया है, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब सी एम दी है, क्यू इज इक्वल टू सी एम, एन सी एम टी, एन सी एम डेल्टा टी ये होता था। अब नंबर ऑफ मोल्स भी दे रखे हमें यहाँ पे, लेकिन तो उसके लिए गिवन मास दे रखा है ना, तो मोलर मास हम निकाल लेंगे। एल्युमिनियम का बोला है ना, एल्युमिनियम का 27 होता है, 60 डिवाइड बाई 27, ट्वेंटी बाई नाइन इंटू what we call it 24 है ना, 24 into 20, so this is 160 into 20 by 3, 3200, हाँ ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का है, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। मुझे बोला है मेरे पास वाटर 10 डिग्री था, मुझे इसको आइस तक लेके जाना है -20, मतलब 10 to 10 20 डिग्री, सॉरी डेल्टा टी होता है, टी जो फाइनल पे लेके जाना है ये माइनस वो, तो -10 -20, बेसिकली डेल्टा टी इज़ 20, ओके। बट मैं इसमें डायरेक्ट नहीं निकाल सकती क्योंकि मुझे इसमें फेस को चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो गिव मी मिनट गाइस। क्या बोला है, कैलकुलेट 1 मोल वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, मैं इसको लिखना स्टार्ट करूँ, 1 मोल वाटर 10 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड फेज में पानी भरा है यहाँ पे, और आइस में लेके जाना है मुझे इसको, सॉलिड में -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब कैसे लेके जाऊँ, H2O लिक्विड सॉलिड, हाँ तो इसका सी मुझे पता 36.8, सी 36.8, और ये जो पानी है 75.3। अब देखो डायरेक्ट तो मैं इसको लेके नहीं जा सकती, 10 डिग्री है, पहले मैं इसको 0 डिग्री पे ले आऊँगी, जो इसका फ्रीजिंग, जहाँ से फ्रीजिंग स्टार्ट होगी, तो H2O एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा टी होगा कितना, 10, सी एन 1 मोल बोला ना, तो वो पहले क्यू इज इक्वल टू व्हाट इट इज़, हाउ मच इट इज़, 75.3 है ना, 75.3 इंटू 10, क्यू इज इक्वल टू 753, यहाँ तक का। फिर यहाँ से लेके मैं इसको फ्रीज, वो क्या करूँगी, पानी होगा तो पानी को QL क्रिस्टलाइज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, पानी को लेना है, यहाँ तक 0 डिग्री तक लेके आए, लिक्विड ही है, फिर क्रिस्टलाइज करा, फेस चेंज करा, और फिर उसको आइस में कन्वर्ट करा, ओके। तो ये डेल्टा टी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0, ये यहाँ माइनस 753 जूल माइनस में। अब ये पानी में है तो इसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड पे करूँगी, जो कि होता है फ्यूज़न, विच इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। सो Q इज इक्वल टू M लेटेंट वाला, लेटेंट ऑफ फ्यूजन ML, वो H ऑफ फ्यूजन भी दे रखा है, विच इज़ फ्यूजन दे रखा है, विच इज़ 6.03। सो M वो तो एक ही है, मोल तो एक ही है, तो L ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
ये हो गया यहाँ -6030। तो यहाँ से यहाँ जाने में ये वैसे तो पॉजिटिव होता है सी इसका, तो इसका -368। अब वर्क पे आ जाते हैं। हीट तो हो गया। मैं एक बार एनसीईआरटी वो मेरी शॉर्ट नोट्स वाली नोटबुक पे एक चीज़ लिख लूँ कि जो फ्यूजन की हीट होती है वो नेगेटिव होती है। चलो ये हो गया। वर्क पे आते हैं गाइस। ये देखो ये होता है नेगेटिव। देखो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्यू पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्यू नेगेटिव। यहाँ से यहाँ जाने पे टेम्परेचर उतना ही था, फेज चेंज हो रहा था तो नेगेटिव। वर्क से स्टार्ट करते हैं। लेट्स करो वर्क वर्क वर्क। वर्क के बहुत सारी फॉर्म्स हैं। पता नहीं हम किसकी बात करेंगे। लेट्स गो। देखो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी चेंज जब एक सिस्टम ए से बी में जा रहा है, ये इसकी हीट है 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये CM है, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, रिवर्सिबल पाथ है, रिटर्न टू ए, इधर रिवर्सिबल पाथ में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा मुझसे ये पूछा है। बोला यहाँ से यहाँ जाने में 40 किलो जूल लगते हैं एक मोल में, और फिर यहाँ से यहाँ वापस आने में भी उतना ही लगेगा। तो नेट चेंज कितना है, जितना लगा उतना हुआ, तो 0। वर्क समझो पहले। वर्क क्या है? पाथ फंक्शन। वर्क और हीट दोनों क्या थे? पाथ फंक्शन। ये वो एक डिसऑर्डर्ड, हीट इज डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट इज लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिजिक्स में क्या होता है? F इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वाला फोर्स अपॉन एरिया, और इसको एरिया से करके P.V मतलब प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम जो की है, ये हम ऐसे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे गलत होता है। यहाँ पे अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होती है इनिशियल वॉल्यूम से, और इस चक्कर में क्या कहते हैं, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज़्यादा होगी जब। ओके, सबसे पहले वर्क की बात करते हैं। वर्क में वर्क इज़ अ पाथ फंक्शन, ये मैंने बता दिया। हीट क्या होता है? अब क्या होता है केमिस्ट्री में, क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। मतलब ये सिस्टम अगर इतना था तो अब यहाँ तक चला जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगी, फाइनल वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी इनिशियल वॉल्यूम से, दैट इज़ डेल्टा V पॉजिटिव। तो ये जो वर्क बढ़ाया, ये किसने बढ़ाया? ये वर्क बढ़ाया तो सिस्टम ने ना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम करा ना। तो जब सिस्टम काम करता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ नेगेटिव, और जो वर्क डन अपने आप सिस्टम पे हो जाता है उसको हम पॉजिटिव। देखो फिजिक्स है आलसी, केमिस्ट्री में आपको मिलता है क्रेडिट। केमिस्ट्री में जब आपने काम करा तो आपको वो पता कैसे चलेगा कि मेरा भाई अब नेगेटिव होगा वर्क डन, क्योंकि मेरे को काम करना नहीं था, मैंने कर दिया, तो ये जा रहा है नेगेटिव की तरफ। तो ईजिली अंडरस्टैंड दिस। फिजिक्स में यू कैन सिंपली राइट वॉट एवर यू वांट राइट, लेकिन इन केमिस्ट्री वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम करा, नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव। कीप दिस इन योर माइंड। ओके, अकॉर्डिंग टू IUPAC वर्क डन इज इक्वल टू -P डेल्टा V। फॉर श्योर माइनस तो रहेगा ही रहेगा। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि वर्क डन अगर ये है तो ये इस पर काम किया जा रहा है, अपने आप हो रहा है तो पॉजिटिव, और अगर ये सिस्टम खुद काम कर रहा है तो नेगेटिव।
और सेम अगर हीट ऑन द सिस्टम लग रही है तो पॉजिटिव, और अगर सिस्टम लगा रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, IUPAC के अकॉर्डिंग वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा बी, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ये होता है इरिवर्सिबल के लिए। ठीक है, माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा बी। और वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर पी वी कर्व। ये पी और वी के अंदर का जो कर्व है इसको हम क्या कहते हैं? एरिया। वर्क डन। ठीक है, ये हो गया वर्क डन का। अब जैसे ये सवाल है तो एक बात और याद रखनी है, 1 लीटर ATM, 1 लीटर ATM इज इक्वल टू 101.3 जूल, 100 जूल मान लो, 100। तो पी वी जूल में दे रखा है तो 100 मान लो, 100 मान लो इसको, ऐसे पी डेल्टा वी करके यू कैन सॉल्व इट। अब जैसे वॉल्यूम कितनी है? इतने से इतना, तो डेल्टा वी जो है वो 3 हो जाएगा। और वैक्यूम में हो रही है तो पी एक्सटर्नल, सिंपल। वैक्यूम में हो रही है तो वर्क डन 0, वैक्यूम में है तो वर्क डन 0, सिंपल। अब पी डेल्टा वी है, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ जा रही है मीटर वो से, तो इतनी 10 टू द पावर 2 हो गया, ये वॉल्यूम में चेंज हो गया। और ये कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर को उतना ही लिख दिया और वॉल्यूम में चेंज दिखा दिया तो आंसर आ जाएगा। अब आ जाएंगे थर्मोडाइनमिक्स के हमारे 4 लॉज। पहला 0th लॉ, देन फर्स्ट लॉ, देन सेकंड लॉ, देन थर्ड लॉ। ठीक है, मुझे लगा था हम प्रोसेसेस पहले पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे 0th लॉ, इंटरनल एनर्जी, फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, फिर पढ़ेंगे प्रोसेसेस। ओके, चलो लॉज पे चलते हैं। 0th लॉ क्या था? ये बेस है थर्मल इक्विलिब्रियम पे। इसके अकॉर्डिंग अगर इसका और इसका टेम्परेचर सेम है तो ये दोनों है थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर इसका और इसका टेम्परेचर सेम है तो ये दोनों है थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर इसका और इसका टेम्परेचर सेम है तो ये दोनों भी हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब जिसका टेम्परेचर सेम होगा वो किस में होंगे? दे ऑल विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, 2 ऑब्जेक्ट डिफरेंट टेम्परेचर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर मूव टुवर्ड सेम टेम्परेचर। अगर ए और बी बॉडी में हैव इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर विद थर्ड बॉडी सी, देन दे इन टर्न हैव इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर। इसको समझने के लिए पहले ये 3 तरह के वो समझो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कोई भी बड़ी वो नहीं हो रही, मतलब जैसे हम जितना यहाँ है उतना यहाँ, एफ नेट 0, एक्सेलेरेशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम, जहाँ रेट नहीं है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा, जितना फॉरवर्ड में बन रहा है उतना बैकवर्ड में बन रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे सिस्टम का और सराउंडिंग का दोनों का टेम्परेचर कैसा है? सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होती है, उसके अंदर की जितनी भी एनर्जी इस दुनिया में होती है, सब काइनेटिक, पोटेंशियल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रेशनल, रोटेशनल, सब की सब एनर्जी मिलके उस मॉलिक्यूल के अंदर की इंटरनल एनर्जी बन जाती है। इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये मेजरेबल है, ये इट इज़ डिपेंडेंट। जितनी भी पॉसिबल फॉर्म है एनर्जी की इससे एसोसिएटेड, उन सबको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सटेंसिव स्टेट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, नो चेंज इन साइक्लिक। जब भी हम साइक्लिक में जाते हैं तो कोई भी स्टेट फंक्शन जो है वो साइक्लिक में क्या हो जाता है? 0। साइक्लिक प्रोसेस में ऑल द स्टेट फंक्शन डेल्टा वाले जितने भी हैं वो ऑब्वियसली 0, जहाँ से शुरू हुए थे। पाथ पर थोड़ा डिपेंडेंट है, वो जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ख़त्म। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये साइक्लिक है ना, तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का? थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ ये बताता है कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी एक आइसोलेटेड सिस्टम की कांस्टेंट रहती है, वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। दोनों के दोनों स्टेट पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो
हम हीट का या तो फ्लो कराते हैं एब्जॉर्प्शन, या तो हम हीट को सिस्टम में फ्लो कराते हैं या उसको क्या करते हैं सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। तो सिस्टम में कराएंगे तो एब्जॉर्ब और इसमें इवॉल्व, या तो एब्जॉर्ब कराते हैं हीट को या इवॉल्व कराते हैं, चेंज नहीं कर सकते उसको। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो उसके हीट प्लस वर्क डन के बराबर है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन अच्छे से यूज़ करना है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव। ठीक है, अगर एक सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब में आता है पॉजिटिव, एब्जॉर्ब कर रहा है 300 जूल हीट और वर्क डज अ वर्क, वो काम कर रहा है तो -50, तो ये 250 आएगी इसकी इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट्स दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये रहा ना, ये एनसीईआरटी का सवाल है। 701 जूल हीट है और इतना वर्क ये कर रहा है। 701 माइनस 394 इज इक्वल टू डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। 300। किसी भी आइडियल के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जो है वो कम होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। ये एक थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब Q0। जब Q0 तो U इज़ इक्वल टू W हो जाता है यहाँ पे। तो 2 घंटे के लिए उसने स्टर करा मैकेनिकल मोटर ने। अब देखो U इज़ इक्वल टू W, मैकेनिकल मोटर काम कर रही है तो वर्क डन क्या कहते हैं नेगेटिव होगा क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है हमारा। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो वर्क डन कैसा होगा, अ सैम्पल ऑफ लिक्विड इन विच थर्मली कंटेनर स्टेट फॉर 2 आवर बाय मैकेनिकल लिंक। अच्छा, मैकेनिकल ने इन द सराउंडिंग, हाँ तो उस पर काम हुआ ना, ऑन द सिस्टम काम हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव, तो डेल्टा U भी पॉजिटिव होगा। Q0 है। अब आ जाते हैं प्रोसेसेस के ऊपर जो जिसका सबसे इंतज़ार था बेसब्री से। 150 पेज बचे हैं। लेट्स स्टार्ट विद थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। ये देखो टाइप ऑफ प्रोसेसेस क्या होता है। जब एक प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल होता है, मतलब उसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट PV इज इक्वल टू nRT, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये अगर P और V का ग्राफ है तो ये ऐसे बनेगा। PV कांस्टेंट P1 इज इक्वल टू V, ये देखो P, ये P, ये V और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो क्या कहते हैं U हीट में चेंज ही नहीं होगा। जब आइडियल गैस होती है तो आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 नहीं हो जाता, क्योंकि डेल्टा U तो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो डेल्टा U में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा Q जो है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाता है डेल्टा Q से। ये हो गया आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल में Q जो है वो W के बराबर हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव का वो रहता है थोड़ा सा। और बाकी ये बॉयल्स लॉ भी आइसोथर्मल, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ, इसका ना एक वो बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं बढ़िया सी। ये बनेगा बॉयल्स लॉ का, सा एक फ्लैश कार्ड सा बनेगा बॉयल्स लॉ। ठीक है,
ये हो गया बॉयल्स लॉ। फिर आता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, वो ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो यू है वो क्यू के बराबर हो जाता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू हो जाता है कांस्टेंट। तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। वर्क डन के ज़ीरो होने पे ये था आइसोकोरिक। ये देखो वर्क डन ये ज़ीरो हो जाएगा, ये लगाओगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यू जो है इसके बराबर। तो डेल्टा यू जो है ये एन सी वी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। इसको गेल-लुज़ैक लॉ भी कहते हैं। P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गया। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन में भी वो प्रेशर ज़ीरो, डेल्टा यू जो है वो क्यू के बराबर। साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा यू ज़ीरो, क्यू जो है वो डब्ल्यू के बराबर माइनस प्लस में। एडियाबैटिक में यू क्यू ज़ीरो, तो ये वर्क डन के बराबर एन सी वी डेल्टा टी, वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। फर्स्ट लॉ, ये प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो ये इसके बराबर, ये क्यू पी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम एंथैल्पी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम एंथैल्पी। सो इट इज़ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, विच इज़ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आता है कि क्या कहते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ मोल चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस आर टी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, ये आता है निकल के, क्योंकि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच। सो अभी तक बहुत सारे प्रोसेसेस हो गए, एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे लिखकर। सबसे पहले था आइसोबारिक, जिसको हमने बोला कि आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क डन हो जाएगा पी डेल्टा वी, एक तो ये, और उसके बाद वर्क डन के पी डेल्टा वी होने के बावजूद भी आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है, विच इज़ गेल-लुज़ैक्स लॉ। एक तो ये, और दूसरा आइसोबारिक में क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ये, और हीट एट कांस्टेंट वो डेल्टा एच हो जाता है, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर इंटू टी, और डेल्टा एन जी जो है ये पी और वी के बराबर है, तो वही पी वी आर टी है ना, पी वी आर टी, और डेल्टा यू और ये सब। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू एट पी। ये हो गया एक। फिर उसके बाद आ जाता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन ज़ीरो, तो क्या कहते हैं, दिस इज़ बॉयल्स लॉ। वो नहीं, बॉयल्स लॉ इज़ आइसोथर्मल आई गेस, या आइसोथर्मल इज़ बॉयल्स लॉ। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज़ गेल-लुज़ैक्स लॉ एक्चुअली। ठीक है, गेल-लुज़ैक्स लॉ। और इसमें क्या होता है, वर्क डन ज़ीरो तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी विच इज़ इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। फिर आता है आइसोथर्मल विच इज़ बॉयल्स लॉ।
टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा यू भी ज़ीरो, क्यू जो है वो डब्ल्यू के बराबर हो जाता है नेगेटिव में, और P1 इज इक्वल टू P2 ये सब चलता रहता है। ठीक है, 3 हो गए ये। उसके बाद साइक्लिक में डेल्टा वाले सारे तो ज़ीरो, सबसे पहली बात। इनिशियल फाइनल डेल्टा यू भी ज़ीरो, और क्यू जो है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाता है कि ये। फिर आता है एडियाबैटिक में क्यू ज़ीरो, क्योंकि हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा यू जो है वो डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। एक ये, और बस यही थे। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन ज़ीरो, तो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू। साइक्लिक एडियाबैटिक में वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा यू भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों बराबर हो जाते हैं। तो वर्क जैसा वो वैसा ये। आइसोबारिक वर्क प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP वॉल्यूम, है ना, ये V1 चार्ल्स लॉ। जब आइसोबारिक में कौन सा लॉ होता है? चार्ल्स लॉ। आइसोबारिक ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में कंप्लीशन टाइम इन्फिनिटी, जब कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, बहुत स्लो होता है, छोटे स्टेप्स में रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ती है। एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर होती है, प्रेशर एक्सटर्नल इंटरनल बराबर होता है। वर्क डन रिवर्सिबल का बहुत ज़्यादा होता है एक्सपेंशन में, रिवर्सिबल धीरे धीरे होती है। इरिवर्सिबल एक फाइनाइट स्टेप में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही होती है। इसमें एक्सटर्नली चीज़ें ज़्यादा लगती हैं इंटरनल से, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होती है अपोजिंग फोर्स से। ड्राइविंग फोर्स बहुत छोटी होती है इसकी। ये पूछा है मुझसे आइसोथर्मली डेल्टा यू पूछा होगा तो ज़ीरो। वर्क डन कहाँ ज़ीरो होता है? फ्री एक्सपेंशन में, वॉल्यूम ज़ीरो, इसमें भी, दोनों में। अब ये पूछा है कि 1 मोल है कांस्टेंट वॉल्यूम जो है कांस्टेंट, मतलब वर्क डन ज़ीरो। टेम्परेचर को रेज़ किया गया, इंटरनल एनर्जी को भी इतना ही होगा, 500। हीट दी गई QV NCV डेल्टा T 500, तो Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U इज़ इक्वल टू 500, वर्क डन ज़ीरो। नेट इंटरनल एनर्जी साइक्लिक में कितनी होती है? ज़ीरो। इन अ गिवन प्रोसेस अगर वर्क डन बहुत छोटा है और हीट जो है वो कैसी है? नेगेटिव। वर्क डन ज़ीरो है तो डेल्टा यू जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर घटेगा ही। ये बोला है कि इतने मोल ऑफ आइडियल गैस को एक्सपैंड कर रहे हो रिवर्सिबली, इतने ml तक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इट एब्जॉर्ब्स इतनी हीट, Q और W बताना है। कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेल्टा U तो ज़ीरो हो जाएगा, Q जो है वो W के माइनस में चला जाएगा, और वो दे रखा है 208। तो फिर ये 3 रिएक्शंस हैं। हमें ये पता है PV का स्लोप जो है वो हमें W देता है, तो सबसे ज़्यादा स्लोप इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, और जिसका स्लोप ज़्यादा उसका वर्क डन ज़्यादा। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑफ दिस इज आइसोथर्मली U0, U को E भी कहते हैं। वर्क डन नेट ज़ीरो आइसोकोरिक में और फ्री एक्सपेंशन में। व्हेन 1 मोल ऑफ हीट इज 1 मोल गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वर्क डन ज़ीरो। एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे, केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल, तीनों टाइप का इक्विलिब्रियम इट हैज़। अ कप ऑफ टी रूम इवेंचुअली एक्वायर रूम टेम्परेचर, रिवर्सिबल प्रोसेस। इन्फिनाइटली सेम रिवर्सिबल प्रोसेस दैट कैरिड कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आइसोथर्मल। साइक्लिक में E0 H0 कंप्लीटली रिस्टोर करना इम्पॉसिबल है। आइसोबारिक कब होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट, हाँ। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, वो वर्क डन ज़ीरो।
अब आ जाते हैं एंथैल्पी पे। एंथैल्पी को पढ़ते हैं। एंथैल्पी में क्या होता है, एच बोलते हैं इसको। एच स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव है, हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है वही होती है। तो इसका एक फार्मूला भी है, एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन डेल्टा एन आर टी, ठीक है। और एक ये कांस्टेंट प्रेशर पे है जो कि एन सी वी डेल्टा टी डेल्टा एच। अब ये कांस्टेंट प्रेशर की हीट है तो इट इज़ डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी भी हो सकता है। डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा पी डेल्टा वी डेल्टा एन जी आर टी होता है। पी टू माइनस वैलेंट, ये हाँ ये वो आइडियल गैस की इक्वेशन मैथमेटिकली। एच इज़ इक्वल टू यू प्लस पी वी। आर को हम 1/12 भी लिखते हैं, 0.0831। ये वही सवाल। देखते चलो फार्मूला कौन कौन सा लगा, आगे बढ़ते चलो। डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। ये क्यू वी होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर। इंटरनल एनर्जी इज़ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सी पी इज़ इक्वल टू सी वी प्लस आर। और सी वी होता है फ्रीडम ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2। और फ्रीडम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक के लिए 3 होती है, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए 5 होती है, और ट्राई एटॉमिक और नॉन लीनियर के लिए 6 होती है। तो सी वी इज़ इक्वल टू 3/2 फॉर लीनियर, 5/2 हो, और वो इसमें आर को ऐड करते चलो तो आपको सी पी मिल जाएगा। सी वी 1 मोल के लिए डेल्टा एच इज़ इक्वल टू सी वी डेल्टा सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी डेल्टा टी, पी वी जो है वो आर टी के बराबर है, और पी डेल्टा वी वो आर डेल्टा टी के बराबर है। सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू गामा विच इज़ पॉइजन्स रेशो, सी पी बटा सी वी इज़ इक्वल टू गामा 3/2 आई टोल्ड यू 5/2 5/2 एंड 6/2। और ये इस तरह से यू कैन सॉल्व इट। वर्क डन इज पी एक्सटर्नल डेल्टा वो फाइनल माइनस इनिशियल एरिया अंडर आइसोथर्मल में। ये अब ये वर्क डन इरिवर्सिबल, ये तो वर्क डन था इरिवर्सिबल का। अब वर्क डन रिवर्सिबल का आ जाता है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है तो इसको समझते हैं अच्छे से। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये तो हो गया था हमारा। अब वर्क डन जो है ये सब है इरिवर्सिबल के लिए, ये सब प्रोसेसेस के लिए वैलिड है। पी एंड वी आइसोथर्मल होगा तो टेम्परेचर 0, तो ये 0, तो ये इसके एक्सटर्नल इंटरनल P1 P2 ये जो भी है, ठीक है। अब ये सब छोड़ो, अब आते हैं बात असली। वर्क डन जब आइसोथर्मल हो, टेम्परेचर का कोई रोल ना हो, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो वर्क डन इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 आर -2.303 NRT, क्योंकि ये PV होता है तो उधर NRT बच गया, NRT लॉग में V2/V1। और एक और वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 NRT लॉग में P1/P2, क्योंकि P और V एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ऊपर V2/V1 इधर P1/P2। सो दिस इज इट, हैव टू रिमेंबर इट, have to keep it in my heart. The work done is equal to -2.303 NRT log V2/V1. Work done is equal to -2.303 NRT log P2/P1. ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अब वर्क डन एडियाबैटिकली कैसा होता है, वर्क डन जब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट एक्सचेंज 0, वर्क डन इंटरनल एनर्जी के बराबर, इंटरनल एनर्जी के बराबर वर्क डन, तो NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी के अगर हम बराबर इसको कर देंगे, ठीक है, विच इज़ NCV डेल्टा टी
CV is nothing. CV is equal to what we call it, CV by CP by CV is equal to gamma. तो CP by R, gamma is equal to CV, and CP is equal to CV plus R. So R gamma minus 1. So this is a way to solve it, but मैं इससे सॉल्व करती नहीं हूँ. बट आई नो पी वी गामा कॉन्स्टेंट, पी गामा टी गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट, और एक है टी और वी का. तो आई थिंक इसमें वन माइनस गामा एंड गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कुछ तो ऐसा है, बट लेट्स सी. और हाँ, और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, जब आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, आइसोकोरिक वॉल्यूम वो. अब बारी आती है आइसोथर्मल की और एडियाबैटिक की. तो आपको ये तो पता है ना, इसका जो वर्क स्लोप है वो हमें क्या देती है, इन दोनों का स्लोप हमें देती है वर्क डन. ठीक है, या एरिया इनके अंडर का वो हमें क्या देता है, वर्क डन. तो ज़्यादा वर्क डन किसका होगा, एडियाबैटिक का या आइसोथर्मल का. एडियाबैटिक में Q0 जो वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर. आइसोथर्मल में जो वर्क डन है वो सारा का सारा हीट के बराबर, इंटरनल एनर्जी नहीं होती. तो इंटरनल जितना भी वर्क डन है वो, जितनी भी हीट रिलीज हुई, यूज हुई, वर्क डन उसके बराबर. तो उसका वर्क डन ज़्यादा होता है एडियाबैटिक के वर्क डन से. देखो, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है एडियाबैटिक में, जबकि आइसोथर्मल में माइनस पी बाई वी है. गामा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना. स्लोप ना, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक, ये आइसोबारिक, ये आइसोकोरिक. आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक. अब जैसे ये सवाल है, इसमें ये हो गया हमारा डेल्टा वी P2Y. ओके, वर्क डन इज इक्वल टू, आइसोथर्मल है ना तो रिवर्सिबल, तो समझ जाना वो वाला फॉर्मूला लगाना है. -2.303 n इज़ 1, r इज़ 1 बाय r, कैलोरी में है तो 2 ले लो. तो दिस इज़ -2.3032 इंटू टी कितना है, 2300, और लॉग में V2 बाई V1. तो V2 इज़ 22.4, V1 इज़ 2.24, दैट इज़ 10. So log 10 becomes 1. So this is 1, and let's solve this. आ गया आंसर. सेम इसी केस में फिर, हाँ, तो ये 2 मोल हैं. CV हमें दे रखा है, और डेल्टा टी भी 100 है. मोनो एटॉमिक गैस है. मोनो एटॉमिक का CV वैसे हमें पता होता है, लेकिन यहाँ दे रखा है 2 मोल हैं. तो NCV डेल्टा टी, ये है एडियाबैटिक का. व्हाट इज़ द फाइनल वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक का, वर्क डन दे रखा है. ये देखो, टी वी गामा -1 1, P1 माइनस गामा टी वो कांस्टेंट 1. तो ये देख लो, 1 2 और 3, ये तीनों के तीनों एडियाबैटिक हैं. कौन कौन से, PV गामा कांस्टेंट, P1 माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट, TV गामा -1 कांस्टेंट. ये 2023 का है. सिंपली ये इक्वेशन, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक. वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव व्हेन 1 मोल ऑफ दिस इन दिस 1/10 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम. V2 बाई V1 करके कर दो सॉल्व. टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो ये 0 हो जाएगा. डेल्टा H भी 0 हो जाएगा. फर्स्ट लॉ की लिमिटेबिलिटी क्या है, एक तो ये डायरेक्शन नहीं बताता,
और दूसरा फिसिबिलिटी। अब दो तरह के प्रोसेस होते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। कल भी पढ़े थे। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस जिन्हें हेल्प करना पड़ता है। ड्राइविंग फोर्स जो है ये क्या है, ड्राइविंग फोर्स मतलब कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए, वो ड्राइविंग फोर्स है। एंट्रोपी कुछ भी नहीं, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। सबसे ज़्यादा रैंडम गैस होती है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ भी नहीं, हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर। बेसिकली इसका होता है जिप डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जिप्स फ्री एनर्जी एस टी होता है ना, एस टी। सॉफ्ट, हार्ड, मीथेन इज मोर हार्ड, इथीन, इथाइन। Let's start with entropy. Entropy is nothing but degree of randomness. ये मॉलिक्यूल कितना रैंडम है, कितना डिसऑर्डरनेस है, वो हो गया। डेल्टा एस टी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एस टी, डेल्टा एस इज इक्वल टू एच बाई टी। हीट अपॉन टेम्परेचर, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। सो ये क्या होता है, दिस इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा एस रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जितनी होती है माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब ये देखो, ये बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने से, लेकिन डेल्टा एस जो है वो कम होता है, चेंज जो है वो कम होता है। ये समझने के लिए, गैस से यहाँ रैंडमनेस कम हो रही है तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये बढ़ेगा। तो ये रैंडमनेस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। नहीं यार, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, हाँ आर, ये वाला आर है ना। तो फॉर अ रिएक्शन इट इज़ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इट इज़ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एंट्रोपी रैंडमनेस की डिग्री है। रैंडमनेस स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करती है सिर्फ। अगर एक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम हो रहा है तो एंट्रोपी कम होगी। फॉर अ फिक्स वॉल्यूम एंट्रोपी इंक्रीजेस, वॉल्यूम फिक्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, रैंडमनेस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एंट्रोपी इंक्रीजेस एज वॉल्यूम इंक्रीजेस। साइज अगर किसी का बढ़ रहा है तो रैंडमनेस बढ़ेगी तो एस बढ़ेगा। एंट्रोपी आयनिक की ज़्यादा होती है, आयंस जो है वो वीक, तो आयनिक की ज़्यादा होगी। ओके, हार्डर में कम होगी ना, हाँ। यूनिट एंट्रोपी की फेज ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा एच फ्यूजन, एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाई टी, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई टी। एस पॉजिटिव, पॉजिटिव तब जब हम गैस की तरफ जाएंगे लिक्विड से, ये है ना पॉजिटिव। नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी जब हम सॉलिड की तरफ जाएंगे या गैस से लिक्विड की तरफ जाएंगे। देखो ये गैस से लिक्विड की तरफ। एंट्रोपी का चेंज इज डेल्टा एच बाई टी। फॉर अ रिएक्शन इट इज़ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू आइसोथर्मल है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार।